बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रियल एनालिसिस 2 में हमने आपकी कोर्स लाइन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 रिमान इंटीग्रल जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। और रिमान इंटीग्रल में आज हम लेक्चर नंबर 2 में जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे उन टॉपिक में तो आज के टॉपिक में हम कंसेप्ट ऑफ रिमान सम्स के ऊपर बात करेंगे और इसको रिमान सम्स किस तरह कैलकुलेट किया जाता है तो इसे एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे। और सेकंड वन ये है कि रिमान सम्स की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफिकल रिमान सम्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाद में लास्टली मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर को अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये आपका रिमान सम्स का जो कंसेप्ट है ये यकीनन क्लियर हो जाएगा। काफ़ी यहाँ पर मैंने मेहनत से ये एग्ज़ाम्पल बनाई हैं, आप इन एग्ज़ाम्पल्स को ज़रा गौर से देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको रिमान सम्स के मुतालिक जो डाउट हैं, जो मुश्किल है, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाई है, इसमें कुछ 4-5 जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने कहा है। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है। फंक्शन हमारे पास है f(x) = 1/x² + 1 और आपका x जो है वो क्लोज इंटरवल -2 से 3 के दरमियान को बिलोंग कर रहा है। पहली चीज़ जो यहाँ पर मैंने ये कही है कि आपने मालूम करना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व यानी कि दिया हुआ आपका फंक्शन है 1/x² + 1, इसके दरमियान और x एक्सिस के दरमियान जो एरिया बाउंड होता है जब आपका x -2 से 3 के दरमियान है वो आपने कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है ये अभी मैं आपको अभी बताता हूँ इसका। तो पहले देखते हैं जी एरिया कैलकुलेट कैसे करना है आपने। तो ये मेरा पहला पार्ट है। एरिया का फार्मूला आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व एंड द एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1। ये आपकी फिगर 1 है जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये जो पर्पल से कलर का इस कर्व के नीचे ये वाला जो एरिया सारा शो हो रहा है, ठीक है, ये एरिया हमने मालूम करना है -2 से 3 के दरमियान। तो ये -2 और 3 के दरमियान यहाँ पर ये आपने -2 से लेकर ये 3 के दरमियान ये सारा पर्पल एरिया जो है जो यहाँ पर शेडेड आपको नज़र आ रहा है ये आपने कैलकुलेट करना है। तो एरिया ए का फार्मूला आपके पास होता है जब कर्व आपकी अबव द एक्स एक्सिस होती है, वो आपके पास सिंपल फार्मूला है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन a से b और फार्मूला है y × dx। y × dx कर लें या f(x) × dx कर लें तो अब आपका फंक्शन जो है वो है 1/x² + 1 × dx। तो अब सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो 10.8333 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों निकाला है, मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में मैंने ये रिक्वायर्ड आपसे किया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिलो द कर्व। इस कर्व के बिलो आपने एरिया मालूम करना है इन द इंटरवल बाय यूजिंग लोअर एंड अपर रिमान सम्स विद 5 रेक्टेंगल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने पार्टीशंस का जो कंसेप्ट है वो बताया था। अगर अभी तक आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको लाजमन देखें। ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं रिमान इंटीग्रल्स के इस चैप्टर के। पार्टीशंस क्या होती है, उसको कैसे बनाते हैं आप, रिमान सम्स क्या हैं, फिर रिमान इंटीग्रल के मुतालिक हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बेसिक्स हैं, ये आपको लाजमन पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने ये कहा है कि आपने दोबारा फिर इस कर्व के अंडर एरिया मालूम करना है, ठीक है, लेकिन इस मरतबा आपने लोअर रिमान सम्स और अपर रिमान सम्स के ज़रिए मालूम करना है। और यहाँ पर 2 तरह के रिमान सम्स होते हैं, एक अपर रिमान सम होता है, एक लोअर रिमान सम होता है। और ये रिमान सम्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, आपने 5 रेक्टेंगल्स बनानी है, ठीक है, तो फिर ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये है, ये क्या चीज़ है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास फिगर है, ये आपका पैराबोला आ रहा है, ठीक है। इस पैराबोला में सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जो 5 रेक्टेंगल बनाई है, ये पहली आपकी रेक्टेंगल आ गई, ये सेकंड, ये आपकी 3rd रेक्टेंगल है, ये आपकी 4th रेक्टेंगल आ गई, ये आपकी 5th रेक्टेंगल आ गई आपने।
इसमें यहाँ पर ये जो ब्लू एरिया आपको शेडेड नज़र आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट द अपर इमाम सम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नीचे ये लिखा है एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट SFP। SFP यहाँ पर एक नोटेशन है अपर इमाम सम्स की। F यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और P यहाँ पर पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल S का मतलब है अपर इमाम सम्स। सम बुक्स में आप देखेंगे अपर इमाम सम्स के लिए कैपिटल U का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो आप कैपिटल U का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर लोअर इमाम सम्स के लिए जब बात करूँगा तो लोअर इमाम सम्स को मैं यहाँ पर स्मॉल s से डिनोट करूँगा और वो लिखूँगा ऐसे SFP, या उसे सम बुक्स में आप देखेंगे तो लोअर इमाम सम्स लिखा होगा LFP, ठीक है जी। अच्छा, अब असल में ये लोअर इमाम सम्स और अपर इमाम सम्स का कंसेप्ट ये है कि अपर इमाम सम्स जो है इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन लास्ट में मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो अपर इमाम सम्स होता है ये एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपसे कोई ग्राफिकली पूछे कि भाई अपर इमाम सम्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपने बताना है जी कि अपर इमाम सम्स जो है वो एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स है। सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल का क्या मतलब है? ऐसी रेक्टेंगल्स जो कि यहाँ पर ये देखें कर्व से ऊपर आपको बनी हुई नजर आ रही हैं, कर्व के अंडर नहीं है, कर्व के ऊपर बाहर है। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल बनाई कैसी है उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जितनी रेक्टेंगल बनानी है उस रेक्टेंगल की आपको विथ चाहिए। तो हेयर विथ ऑफ ईच रेक्टेंगल फार्मूला होगा टोटल लेंथ कितनी बनती है इंटरवल की और नंबर ऑफ रेक्टेंगल जितनी आपको चाहिए। तो यहाँ पर टोटल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्लोज इंटरवल था जिसको हमने डिवाइड करना है, वो है -2 से -3, ठीक है। तो इसमें टोटल लेंथ निकालने के लिए इंटरवल की टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? अपर वैल्यू ऑफ द इंटरवल माइनस लोअर वैल्यू ऑफ द इंटरवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितनी चाहिए हमें? 5 चाहिए, ठीक है। तो ये 3 + 2 5, 5 और 5 1 आ जाएगा, यानी हर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 1 1 है। तो अब मैंने कैसे बनाई ये रेक्टेंगल देखें ज़रा। हमारा इंटरवल स्टार्ट होता है -2 से, तो -2 ये आ गया। उसके बाद फिर अगली ये आ जाएगी 1 यूनिट आप ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 1 यूनिट है, तो 1 1 ऐड करते जाएं। फिर -1 में +1 करेंगे, फिर ये 0 आ जाएगा। फिर आप आगे चलेंगे, ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा और लास्ट आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगली बात, इन रेक्टेंगल्स को बनाना कैसे आपने? यहाँ से -2 से आपने ये वर्टिकल लाइन उठानी है और वहाँ तक लेके जानी है कि ये कर्व को जहाँ पर जाकर टच करती है, तो ये कर्व को टच करेगी यहाँ पर f ऑफ -2 पर। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर f ऑफ -2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द फंक्शन, या जिसे आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो f ऑफ -2 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन या वैल्यू ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से उठाया, फिर उसके बाद यहाँ से ये उठाने के बाद ये मैं इस रेक्टेंगल को फिर अगली वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा -1 से। -1 से फिर एक वर्टिकल लाइन उठाई, यहाँ पर लेके आऊँगा, इन दोनों को मिला दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बनेगी, यहाँ पर ये बन गई। अच्छा, अब अगली फिर रेक्टेंगल बनानी है, तो अगली रेक्टेंगल कहाँ से बनोगी? ये -1 से जो मैंने लाइन उठानी है, इस लाइन ने कर्व को जाके टच करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये पॉइंट होगा f ऑफ -1, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। फिर उसके बाद अगली चीज़ देखें, अगला आपके पास यहाँ पर ये जो चीज़ आती है वो ये है पॉइंट मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं ये क्या बनाएंगे? अभी मैं इसकी तरफ दोबारा आता हूँ। हेयर पार्टीशन P इज़ गिवन बाय, ये पार्टीशन P जो आपके पास बनेगी वो ऐसे बनेगी। पहले आएगी -2, ये -2 कौन है? पार्टीशन P का फार्मूला था जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। पहले लिखेंगे A, फिर आएगा A + ΔX, फिर आएगा A + 2 ΔX, फिर आएगा A + 3 ΔX और लास्ट आएगा B, और वो B किसके बराबर होगा? A + 5 ΔX के, A + 5 ΔX के। अच्छा, अब यहाँ पर ये पार्टीशन के मतलब मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। A की वैल्यू यहाँ पर जहाँ से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वो -2 आ गई। फिर यहाँ पर लिखूँगा -2 + ΔX कितना है? 1 है, तो ये अगली वैल्यू आ जाएगी -1। फिर उसमें इसी में हर मरतबा ΔX ऐड करता जाऊँगा, हर पिछली वैल्यू में ΔX ऐड करता जाऊँगा। तो ΔX ऐड किया, फिर ये 0 आ गया, फिर ΔX ऐड किया, फिर 1 आ गया, फिर 2, फिर ये 3। हेयर 5 रेक्टेंगल्स कैन बी डिफाइंड ओवर द इंटरवल। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स आपकी बनेंगी जिस इंटरवल के ऊपर ये बनेंगी, पहला इंटरवल होगा -2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो यहाँ पर ये फिर मैंने पहली रेक्टेंगल बनाई -2 से -1 तक, ये -2 से -1 ये एक रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है।
और इस रेक्टेंगल की हाइट क्या होगी, यहाँ पर ये होगी एफ ऑफ -2 के बराबर। अगली रेक्टेंगल बनेगी -1 से 0 पर, ये -1 और 0 के दरमियान ये रेक्टेंगल बनेगी। ठीक हो गई बात, ये -1 और 0 पर ये रेक्टेंगल बन गई आपकी। ठीक हो गई जी बात। ये अगली रेक्टेंगल आपकी बनेगी 0 से 1 पर, तो ये 0 से 1 पर आ गई आपकी रेक्टेंगल। फिर नेक्स्ट रेक्टेंगल आपकी है 1 से 2 पर, तो 1 से 2 पर रेक्टेंगल आपने बनानी है। ये 1 से आप वर्टिकल लाइन उठाएंगे, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 1 से 2 के ऊपर रेक्टेंगल। ठीक हो गई बात ये। और उसके बाद इसी तरह लास्ट आपकी रेक्टेंगल आ जाएगी ये चीज़ सारी। ठीक है, तो ये 5 रेक्टेंगल आपने बनती हैं। अब रेक्टेंगल का आपने एरिया कैसे मालूम करते हैं। फिर फिगर 2 रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल दैट इज अपर रीमान सम। जैसे मैंने आपको बताया कि अपर रीमान सम जो है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि ये जो सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल बनती हैं उनके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर SFP यानी कि अपर रीमान सम का जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा। एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एक रेक्टेंगल का जो एरिया आप कैलकुलेट करते हैं वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर विथ तो हर एक की डेल्टा एक्स के बराबर है। अगली चीज़ इसकी चाहिए लेंथ, हमें L चाहिए। अब लेंथ किस तरह निकलेगी रेक्टेंगल की। ये जो पहली रेक्टेंगल है, ये पहली रेक्टेंगल नंबर 1, इसे मैं जो कह रहा हूँ, इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, इस रेक्टेंगल की हाइट है f ऑफ -2 के बराबर। अगली रेक्टेंगल की हाइट है f ऑफ -1 के बराबर। फिर इससे अगली रेक्टेंगल की हाइट बनेगी f ऑफ 0 का, ये यहाँ पर। अच्छा, अगली बात ये है, एक बात गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो दूसरी रेक्टेंगल की आपने हाइट निकालनी है, दूसरी रेक्टेंगल की हाइट निकलेगी, ये दूसरी रेक्टेंगल है -1 से 0 के दरमियान, उसकी हाइट निकलेगी f ऑफ -1 के बराबर। तीसरी रेक्टेंगल की जो हाइट है वो है तीसरी रेक्टेंगल की हाइट निकालनी है, और तीसरी रेक्टेंगल है इस ये सारी है 0 और 1 के दरमियान। तो आपने ये देखना है कि ये रेक्टेंगल जो है ये कर्व को किस पॉइंट पर टच कर रही है, ये f ऑफ 1 के ऊपर टच कर रही है। तो कोई स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती ना करे कि इस रेक्टेंगल की हाइट निकालने के लिए f ऑफ 0 को इस्तेमाल नहीं करेगा, f ऑफ 1 को इस्तेमाल करेगा। इसी तरह जब चौथी रेक्टेंगल की हाइट निकालेगा तो चौथी रेक्टेंगल जाके इस कर्व को f ऑफ 2 पर टच करती है, तो यहाँ पर f ऑफ 2 के लिए की हाइट इस्तेमाल करेगा। और आखिरी जो रेक्टेंगल पाँचवीं है, पाँचवीं रेक्टेंगल कर्व को टच करती है f ऑफ 3 के ऊपर जाकर, तो आखिरी रेक्टेंगल की हाइट निकालेगा f ऑफ 3 से। ठीक है, f ऑफ देखें जी, आपके पास आप जानते हैं जब आप फंक्शन में कोई नंबर पुट कर देते हैं x0 वगैरह, तो दिस रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इस चीज़ से निकलेगी। तो रीमान सम का जो फार्मूला बनेगा वो ये आ जाएगा सिंपल, समेशन i इक्वल टू 1 से n 5 f ऑफ xi डेल्टा xi। इस फार्मूले को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो ये जनाब आपके पास बन जाएगा f ऑफ x1 डेल्टा x1, मतलब समेशन ओपन कर दिया, f ऑफ x2 डेल्टा x2 अप टू सोन ये आ जाएगा समेशन f ऑफ x5 डेल्टा x5। अगली चीज़ यहाँ पर ये जो डेल्टा x1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा x रिप्रेजेंट विथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, विथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। अब आपकी रेक्टेंगल चाहे पहली है या दूसरी है, हर रेक्टेंगल की जो विथ है वो एक जैसी है। तो मैंने लिखा यहाँ पर हेयर डेल्टा x1 डेल्टा x2 अप टू डेल्टा x5 रिप्रेजेंट विथ ऑफ द रेक्टेंगल्स विच इज़ इक्वल टू डेल्टा x। और ये तमाम विथ आपस में इक्वल है और डेल्टा x के इक्वल है। डेल्टा x क्या था, डेल्टा x आपने यहाँ पर निकाला था, ये निकला था। और डेल्टा x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डेल्टा x रिप्रेजेंट कर रहा था विथ ऑफ ईच रेक्टेंगल को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जितने भी डेल्टा x हैं रिप्रेजेंट विथ ऑफ ईच विच इज़ इक्वल टू डेल्टा x, तो ये तमाम डेल्टा x के बराबर हैं। वेयर एज ईच एफ एक्स आई, और ये जो एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, एफ एक्स फोर, एफ एक्स फाइव आपने निकालना है, दिस रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स, सो वन कैन बी रिटन है। तो ये आपकी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, ये किस तरह बन जाएगी, इनमें सब में डेल्टा एक्स इनकी जगह डेल्टा एक्स पुट कर दिया, सबकी जगह डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया, और ये बाकी चीज़ सारी की सारी वैसे ही आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, डेल्टा एक्स की जगह 1 आ गया। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ये x1 कौन है, x1 है आपकी पहली रेक्टेंगल की हाइट, ये है आपका x1, यानी कि x1 की वैल्यू यहाँ पर है -2 के बराबर, -2। अगली चीज़ x2 की वैल्यू लूँगा -1, क्योंकि -1 के ऊपर जाके ये कर्व को टच कर रहा है। फिर उसके बाद x3 किसको लेना भला, x3 यहाँ पर 0 को नहीं लेना, x3 लेना है ये 1 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आके ये कर्व को टच कर रही है रेक्टेंगल। इसी तरह ही फिर ये x4 2 को लूँगा और x5 जो है आपको 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आपने पुट कर देनी है, f ऑफ -2, f ऑफ -1, ये तमाम पुट करने के बाद देखें यहाँ पर मैंने f ऑफ 0 कहीं भी नहीं लिखा,
क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो के ऊपर आपकी जो कर्व है उसको रेक्टेंगल टच नहीं कर रही। अगली चीज़ ये एफ ऑफ माइनस टू निकालना कैसे आपने, हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरह है, एफ ऑफ एक्स बराबर है हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर आप एक्स की जगह माइनस टू पुट कर देंगे, फिर एक्स की जगह माइनस टू पुट करेंगे तो ये पहली ब्रैकेट आ जाएगी, फिर एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे सेकंड ब्रैकेट आ जाएगी। अब तो ये सारी वैल्यूज पुट आउट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 14.5 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, अब आप गौर करें कि जो आपने पहला पार्ट किया था उसमें एरिया अंडर द कर्व निकाला था, एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व के अंडर है एरिया सारा। अब इस मरतबा जो आपने एरिया निकाला है उसमें कुछ ब्लू एरिया जो है वो कर्व के, उसमें कुछ एरिया कर्व के अंडर भी है और कुछ कर्व के ऊपर यहाँ पर भी, ये भी है सारा, तो ये एक्स्ट्रा एरिया है। तो आप से मैं ये पूछता हूँ कि मुझे बताएं इस मरतबा ये फिगर 2 का एरिया ज़्यादा होना चाहिए या फिगर 1 का एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो फिगर 1 में तो जाहिर सी बात है इस कर्व के बिलो एरिया है, और फिगर 2 में एरिया इस कर्व के बिलो भी है और ऊपर भी है, तो जाहिर सी बात है फिगर 2 का एरिया फिगर 1 के एरिया से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर ये एरिया ज़्यादा ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपर इमान सम जो है, अपर इमान सम एस जो होगा वो हमेशा आपकी एक्चुअल एरिया ए से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ बराबर भी हो सकता है ये केस में, वो कब, जब आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन हो, फिर ये इस दूर में दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट वी फाइंड लोअर इमान सम। अब आपने लोअर इमान सम मालूम करना है, इसके लिए मैं फिगर 3 जो है इसको यहाँ से इंटरप्रेट करूँगा, इसको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो फिगर 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल। अब अगली बात सुन लें कि लोअर इमान सम जो है इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, दिस रिप्रेजेंट इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स, ऐसे रेक्टेंगल्स जो कि कर्व के नीचे बनाते हैं आप अंडर, ठीक है, उन्हें इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल कहते हैं। जैसे कि ये आपको ग्राफ में यहाँ पर नज़र आ रही हैं, सही होगी बात ये यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट स्मॉल एस एफ पी यानी लोअर इमान सम्स। अब ये रेक्टेंगल कैसे बनाई हैं, यहाँ पर ये जो एफ ऑफ माइनस वन वगैरह की इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं ज़रा यहाँ पर आप बताता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर बेटा लोअर इमान सम्स के लिए कोई अलहदा से फार्मूला नहीं है, इसका फार्मूला वही है जो अपर इमान सम्स का है, ठीक है। यानी यहाँ से ये चीज़, यही फार्मूला उठाऊंगा लोअर इमान सम्स के लिए भी और यही अपर इमान सम्स के लिए। लेकिन अब आप कहेंगे फ़र्क कहाँ से आएगा, फ़र्क आएगा यहाँ पर जो मैंने पॉइंट पुट किए हैं ना, x1 x2 x3, ये जो पॉइंट्स पुट किए हैं इनमें फ़र्क आएगा, ठीक है। एक्चुअली आपने ये देखना है अपर इमान और लोअर इमान सम्स में कि आपका जो ग्राफ है वो कर्व को लेफ़्ट साइड से टच कर रहा है, उसका राइट कॉर्नर रेक्टेंगल का, या लेफ़्ट कॉर्नर टच कर रहा है। अब इस मरतबा देखिएगा x1 x2, वहाँ पर x1 क्या था, यहाँ पर x1 की वैल्यू थी -2, ठीक है। यहाँ पर x1 स्टार्ट हो रहा है -1 से और इसमें 0 0 भी आ रहा दो मरतबा। अब चेक करें जरा ग्राफिकली, फिर आपको समझ आएगी यहाँ पर। अब ग्राफिकली जरा देखिएगा, ये मेरे पास ग्राफ है पैराबोला का, इसके अंदर सबसे पहले पार्टीशन वही रहेगी जो मैं ऊपर बना चुका हूँ। पहली रेक्टेंगल बनेगी -2 से -1 के दरमियान, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी आपके सामने, ये बनी सारी रेक्टेंगल ये आपकी, ठीक होगी बात ये। अब इस रेक्टेंगल ने जाके कर्व को किस पॉइंट पर टच किया है, ये यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर तो टच ही नहीं किया उसने, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल यहाँ पर उसने टच किया है इसको, सही होगी बात ये। तो ये -1 पर जाके इसको टच करेगा, ये -1 आ गया, सही होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट कहता है जी कि फ़र्ज़ करें कि आप इसको ऐसा करें ना, इसको उठा के ले जाएँ तो टच कर देगी। जी भाई आप उठा के ले जाएँ, ये जब उठा कर लेके जाएंगे आप तो फिर रेक्टेंगल यहाँ बनेगी ऐसे, तो ये तो फिर आपका अपर इमान सम्स वाला दोबारा कंसेप्ट आ जाएगा, ये फिर दोबारा अपर इमान सम्स बन जाएगा ना सारा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आप इसको इस कॉर्नर से नहीं उठाएंगे, यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर आगे चलें, अगली रेक्टेंगल है -1 से 0 के दरमियान। तो -1 से 0 के दरमियान यहाँ से -1, अब ये अब क्या होगा, ये आपके पास -1 पर जाकर इसने टच किया, अगली मतलब रेक्टेंगल टच करेगी यहाँ पर 0 से जाके यहाँ पर लेके आएंगे, ये टच कर गई इसको, तो ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की हाइट ये होगी ऐसे, यहाँ से होगी, यानी ये रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी। अच्छा, अगली मरतबा दोबारा फिर तीसरी, ये जो तीसरी रेक्टेंगल है इसको बनाना है हमने इस इंटरवल के ऊपर 0 से 1 के दरमियान, इस 0 से 1 के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस 1 को उठाता हूँ, ठीक है, तो 1 को उठा के लेके जाऊँगा और इधर 0 को उठा के लेके जाऊँगा, दोनों सूरतों में कर्व को पहले कहाँ पर टच करती है लाइन, ये यहाँ पर ही टच करती है, ठीक है। तो तीसरी रेक्टेंगल में और दूसरी रेक्टेंगल में, दोनों सूरतों में आपकी जो रेक्टेंगल है वो कर्व को f(0) पर टच करती है, इसलिए f(0) 2 मरतबा वहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा फॉर्म, अभी मैं जब कैलकुलेट करूँगा।
चौथी रेक्टेंगल ये है 1 से 2 के दरमियान, ठीक है। ये आपने कर्व को 1 से उठाया, ठीक है, ये जाके कर्व को टच की, ठीक है। इस मरतबा चौथी रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो इससे निकलेगी f(1) से। और लास्टली पांचवी रेक्टेंगल ये है आपकी, पांचवी रेक्टेंगल में कर्व को f(2) से उठाऊंगा, यहाँ पर जाकर टच करेगी, ठीक है। तो इस मरतबा पांचवी रेक्टेंगल की जो हाइट है वो f(2) से निकलेगी, f(3) से नहीं लेंगे आप, ठीक है। आपने जनाब कर्व को सिर्फ ये देखना है कि आपकी रेक्टेंगल जो आपने उठाई है वो कर्व को जाके किस पॉइंट पर टच करती है, लेकिन शर्त ये है कि आपने रहना कर्व के नीचे नीचे है, क्योंकि आप लोअर रीमान सम मालूम कर रहे हैं। तो इस मतलब जो आपकी रेक्टेंगल होंगी वो इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल होंगी, यानी ऐसी रेक्टेंगल जो कि कर्व के बिलो होती हैं। तो एक्चुअली अब आपको समझ आया होगा कि लोअर रीमान सम्स और अपर रीमान सम्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर रीमान सम्स रिप्रेजेंट एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स और अपर रीमान सम्स रिप्रेजेंट एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स। उम्मीद करता हूँ कि ये एक मोटी सी चीज़ तो कम से कम आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कैसे करना है। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने देखी थी, हर मरतबा 1 है। f(x1), यहाँ पर f(x1) जो है वो -1 के बराबर आ गई, ये हमारा x1 है, ठीक है। तो x1 यहाँ पर होगा -1 के बराबर, जबकि अपर रीमान सम के केस में हमने x1 लिया था -2 के बराबर। फिर उसके बाद आगे दूसरी रेक्टेंगल के लिए चले तो x2 की वैल्यू 0, तीसरी के लिए भी यहाँ पर 0 ही आएगा, x3 भी 0 आएगा, चौथी के लिए x4 की वैल्यू 1 और पाँचवीं के लिए x5 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर मैंने पुट आउट कर दी। पुट आउट करने के बाद बस इनको कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद इस मतलब जो एरिया आया है वो 8 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो लोअर रीमान सम का आंसर है 8। अब आप खुद भी गौर कर सकते हैं कि जब आपने फिगर 1 देखी थी तो फिगर 1 में दोबारा जाकर देखते हैं, जो एग्जैक्ट एरिया था, एग्जैक्ट एरिया ये सारा है। इसमें देखें, इस एरिया में कर्व के बिल्कुल नीचे नीचे और कर्व के साथ साथ टच होकर सारा एरिया जा रहा है। जबकि आप यहाँ पर गौर करें, लोअर रीमान सम्स में ये वाइट एरिया बच गया आपका, लोअर रीमान सम्स में ये वाइट एरिया आपका बच गया। तो फिर अगर आपसे मैं पूछूं कि इस मरतबा एग्जैक्ट एरिया ज़्यादा होगा या लोअर रीमान सम का एरिया ज़्यादा होगा, लोअर रीमान सम की वैल्यू बड़ी हो गई, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है लोअर रीमान सम इस मरतबा आपको छोटा होगा, ठीक है। तो अगली चीज़ यहाँ पर तीसरे पार्ट में मैंने यहाँ पर ये जो एग्जांपल बनाई है, ये एग्जांपल भी है और समझने के आपके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिजल्ट रखे हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन आपको इसमें चीज़ें काफ़ी सीखने के लिए मिलेंगी। तीसरे पार्ट में मैंने लिखा है कि शो करें कि लोअर रीमान सम हमेशा एरिया ए से छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, और एरिया ए एक्चुअल एरिया हमेशा अपर रीमान सम से छोटा या बराबर होगा। तो आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पर आपने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो मैंने सारी यहाँ पर लिखी हैं। फिर लोअर रीमान सम का आंसर 8 है, अपर रीमान सम का आंसर 14.5 है और एग्जैक्ट एरिया 10.833 है। तो मैं कह सकता हूँ कि लोअर रीमान सम हमेशा एग्जैक्ट एरिया से छोटा होगा और एग्जैक्ट एरिया अपर रीमान सम से छोटा होगा। बराबर कब होते हैं? बराबर मैंने कहा है कि जब आपका ये जो फंक्शन है f, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाए। जब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा तो ऐसी सूरत में ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। चौथे पार्ट में क्या लिखा है? चौथा पार्ट जस्ट आपके लिए थोड़ा सा एक रिज़ल्ट देने के लिए है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। मैंने कहा जी आप दोबारा फिर यही सारा काम करें। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिलो द कर्व ऑन द इंटरवल बाय यूजिंग लोअर एंड अपर रीमान सम्स विद 10 रेक्टेंगल्स। इस मरतबा नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपने 10 बना दिए हैं, पहले 5 थी। अभी 10 रेक्टेंगल बनाने से होगा क्या? इससे होगा सिर्फ ये कि ज़रा फिगर को ज़रा गौर से देखिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। पहला काम वही करेंगे कि विथ ऑफ अपर रीमान सम निकालना है मैंने। विथ ऑफ ईच रेक्टेंगल इस मरतबा आएगी टोटल लेंथ, अपर वैल्यू इंटरवल था आपका -2 से 3, तो पहले लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल चाहिए ना हमें। लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल डेट इज डेल्टा एक्स। फार्मूला टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल। टोटल लेंथ कैसे निकलेगी? अपर माइनस लोअर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल 10 हैं, इस मरतबा हर रेक्टेंगल की लेंथ 1/2 आएगी। पार्टीशन पी इज गिवन, पार्टीशन पी का फार्मूला ये बनेगा इस मरतबा। इसमें ए की वैल्यू क्या है? ए आपका जहाँ से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है डेट इज -2, वो स्टार्ट कर दिया, इसमें तमाम वैल्यूज पुट आउट कर दी। पार्टीशन पी आपकी बन जाएगी कुछ इस तरीके से। पार्टीशन पी क्यों बनाते हैं? पार्टीशन पी इसलिए बनाते हैं कि इससे हमें फ़ायदा हो जाता है। ये जो रेक्टेंगल्स आपने बनानी होती है ना इंटरवल्स के ऊपर, जिन इंटरवल के ऊपर, उनका ज़रा पता चल जाता है कि किस किस इंटरवल के ऊपर आपकी नंबर रेक्टेंगल 10 बनेगी। तो पहली रेक्टेंगल बनेगी आपकी इस इंटरवल पर -2 से -3/2, फिर अगली आएगी -3/2 से -1, फिर -1 से -1/2, यानी कि हर नंबर में आपने हाफ ऐड करते जाना है। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकली है 1/2, हर मरतबा डेल्टा एक्स ऐड करते जाएँ। टोटल ये 10 रेक्टेंगल्स बनेगी, आपके पास 10 इंटरवल आ जाएंगे, ठीक है। और ये पहली फिगर है जी आपकी।
अच्छा, अब ये पहली फिगर है, एग्जैक्ट एरिया तो वही रहेगा, एग्जैक्ट एरिया वही है जो ऊपर आप पहले पार्ट में कर चुके हैं। फिगर 4 रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल दैट इज अपर रीमान सम इज गिवन बाय, इस मरतबा अपर रीमान सम का फार्मूला ये होगा। अब आप देख लें कि इस मरतबा जो आप x1 x2 की वैल्यू है वो यहाँ पर मैंने लिखी हैं, ये x1 यानी -2, x2 -1, x3 की वैल्यू यहाँ पर -1 लेंगे, x4 की वैल्यू 0.5, फिर x5 की वैल्यू 0.5, तो ये तमाम आप देख सकते हैं। अब आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर जब आपने नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स ज़्यादा बढ़ा दी हैं तो ये एरिया श्रिंक हो गया है, मतलब ये एग्जैक्ट एरिया के करीब करीब नज़र आएगा आपको, ठीक है। और आप ज़रा गौर करें कि इस मरतबा जब मैं अपर रीमान सम मालूम करूँगा 10 रेक्टेंगल्स के ज़रिए, तो इस मरतबा अपर रीमान सम का जो आंसर आया है वो आपके पास आएगा जी, तमाम वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस मरतबा एग्जैक्ट एरिया का आंसर आएगा, सॉरी अपर रीमान सम का आंसर आया 12.5625, पहले था आपके पास 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसी तरह ही जब आप लोअर रीमान सम मालूम करेंगे 10 रेक्टेंगल से, और वो 10 रेक्टेंगल आपने बनानी है इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स, यानी ये फिगर आपके पास बनेगी इस मरतबा, ठीक है। तो इस मरतबा जब आप 10 रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो आप गौर करें कि इस मरतबा ज़्यादा रेक्टेंगल बनाने से ये जो वाइट एरिया है वो पहले की निस्बत कम हो गया, पहले ज़्यादा था यहाँ पर, ऐसे ही है ना। तो अब जनाब आपके पास यहाँ पर ये तमाम पॉइंट्स x1 x2 x3 की वैल्यूज ये आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है, फिगर में नज़र आ रही हैं। इन तमाम को पुट करने के बाद इस मरतबा लोअर रीमान सम का आंसर निकालें तो वो बनता है 9.3125, ठीक है। पहले कितना था, पहले ये 8 था, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपने बढ़ाई तो इस मरतबा आंसर ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अपर रीमान सम का आंसर पहले 14 था, अब आ गया 12 पॉइंट समथिंग, और लोअर रीमान सम पहले 8 था, अब बन गया 9.3 समथिंग, यानी हुआ क्या। और दूसरी बात ये कि ये हर मरतबा चाहे नंबर ऑफ रेक्टेंगल आप जितनी मर्जी मरतबा लेते जाएं, आपका अपर रीमान सम हमेशा एग्जैक्ट एरिया से छोटा रहेगा, और एग्जैक्ट एरिया छोटा रहेगा अपर रीमान सम से। लोअर रीमान सम छोटा है एग्जैक्ट एरिया से, एग्जैक्ट एरिया छोटा है अपर रीमान सम से। अच्छा जी, इसमें जो मैंने नीचे नोट लिख रहा हूँ ये आपका की फैक्ट है, इसको आपने गौर से पढ़ लेना, ज़रा गौर से देखिएगा। फ्रॉम above discussion we can see that the lower and the upper Riemann sums gives the best approximation to the exact area that is become closest to the exact area under the curve when we increase the number of rectangles। ये पूरे लेक्चर का समझ रहे समरी है। मैंने लिखा कि आप ऊपर वाली डिस्कशन से ये गौर कर सकते हैं कि जब जब हम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स को बढ़ाते जाएंगे तो आपके अपर रीमान सम्स और लोअर रीमान सम्स दोनों एग्जैक्ट एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपको सिंपल कहूँ कि आपने रीमान इंटीग्रल, यहाँ पर एक बात और सुन लें कि जो सिंपल इंटीग्रल है आपका, जो इंटर से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसे आप सिंपल ये डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, इसमें और रीमान इंटीग्रल में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही चीज़ है। बस वहाँ पर आपको जाहिर सी बात है स्टूडेंट को रीमान इंटीग्रल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, वहाँ पर बच्चे को सिर्फ समझाने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रीमान इंटीग्रल कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, सिंपल इंटीग्रल कहते हैं, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये जो रीमान इंटीग्रल है, अगर अपर रीमान सम्स में n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच कर दिया जाए, चाहे अपर हो या लोअर हो दोनों में, और डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 कर दिया जाए। अब ये n अप्रोच टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, n अप्रोच टू इन्फिनिटी का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कर दिए इन्फानाइट। क्या कर दिया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन्फानाइट कर दिए हैं, ये n अप्रोच टू इन्फिनिटी का मतलब है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर इन्फानाइट। और डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 का मतलब है कि आपके पास डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को कर दिया आपने 0 को अप्रोच, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आपने कर दी 0 को अप्रोच, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर कहता ये है, ये रिजल्ट क्या कहता है, ये रिजल्ट कहता है कि अगर आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट बनाते जाएं और हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो इतनी छोटी होकर 0 को अप्रोच करे, तो फिर ऐसी सूरत में ये जो रीमान इंटीग्रल है या अपर रीमान सम लोअर रीमान सम में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। आपने गौर किया था कि जब हमने रेक्टेंगल्स कम बनाई थी 5, तो ऐसी उस सूरत में एग्जैक्ट एरिया के दरमियान और अपर और लोअर रीमान सम के दरमियान फ़र्क ज़्यादा था। लेकिन जब आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या कर दी हैं, ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो अब ये जो फ़र्क है वो कम रह गया है। देखा ना, पहले यहाँ पर लिखा था 8 और यहाँ पर लिखा था 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अब
पहले यहाँ पर फ़र्क ज़्यादा था कि अब फ़र्क ज़्यादा है? यहाँ पर अब 9.3 है, यहाँ पर 10 है, तो एक यूनिट का फ़र्क रह गया, और इधर 2 यूनिट का फ़र्क रह गया है कि नहीं है? तो ये रिज़ल्ट है कि जब आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल बनाएंगे, ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उस सूरत में आपके ये अपर और लोअर मान सम्स क्या है, बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन देंगे एग्जैक्ट एरिया को। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कस कर दूँ, ठीक है। काफ़ी मेहनत से बनाया, ठीक है, ग्राफिकली आपको इंटरप्रेट कराया, ग्राफिकली चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। लेक्चर थोड़ा सा मेरा लेंथी ज़रूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ज़रा बेस्ट तरीके से एलेबोरेट कर दिया करूँ, ठीक है। लास्टली जी, ग्राफिकली जी मैं पहले आपको चीज़ बता चुका हूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर रिमान सम्स एंड लोअर रिमान सम्स। फिर दोबारा यहाँ पर लिख के आपके सामने, ताकि आप अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो आपको आ जाए। अपर रिमान सम्स शोज सम ऑफ द एरियाज अंडर द सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f(x), जबकि आपका x क्लोज इंटरवल ए बी सी बिलोंग करता है। वाइल स्मॉल एस एफ पी शोज द सम ऑफ द एरियाज अंडर द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f(x). तो ये आपके पास है जी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ आपसे दोबारा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।